इंदौर में दो दुकानदार आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक महिला को भी बुरी तरह से लोगों ने पीटा है। तस्वीरें इंदौर के भरुकुआ इलाके की हैं, जहां मेडिकल स्टोर चलाने वाले भाई बहन की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल बाजार में मौजूद डेयरी व्यापारी से विवाद के बाद उसने बदमाशों के साथ मिलकर भाई बहन की पिटाई की। हालांकि जवाब में दोनों भाई बहनों ने भी बदमाशों को सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने महिला पर भी हमला बोल दिया। फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब पुलिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने बेंगलुरु के एक फार्म हाउस पर चल रही रेव पार्टी में छापेमारी की है। इस दौरान वहां से नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक 18 मई को शाम 5 बजे से लेकर 19 मई की सुबह 6 बजे तक पार्टी का आयोजन किया गया। रेव पार्टी में आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु के 100 से अधिक लोग मौजूद थे, जिनमें 25 से अधिक युवतियां भी थी। पार्टी में मौजूद लोगों में डीजे, मॉडल, अभिनेता और तकनीकी जगत से जुड़े लोग भी शामिल थे। इसके अलावा वहां पर 15 से अधिक लग्जरी कारें भी खड़ी थी। सूत्रों ने बताया कि पार्टी में एक दिन में 50 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। और बड़ी खबर है, बारामूला में टूटा है मतदान का रिकॉर्ड। बारामूला में मतदान का 40 साल का रिकॉर्ड टूटा। मुंबई से ज्यादा बारामूला में मतदान हुआ। मुंबई में सलमान, शाहरुख और आमिर ने मतदान किया, लेकिन असली हीरो बने कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट पर मतदान करने वाले लोग। बारामूला में इस बार 59% वोटिंग हुई। ये अब तक का रिकॉर्ड है। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने सज्जद लोन और जेल में बंद फायर ब्रांड नेता इंजीनियर रशीद हैं। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में पहली बार वोट डाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लोगों का बड़ी संख्या में वोट डालना आतंकवाद को करारा जवाब है। बारामूला में रिकॉर्ड मतदान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में बदलाव पर सवाल उठाने वालों को लोगों ने करारा जवाब दिया है। 5वें चरण में बारामूला लोकसभा सीट पर हुए बम्पर मतदान की पूरे देश में चर्चा है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, कश्मीर के लिए अहम दिन। लोकसभा सीट पर पिछली बार की तुलना में 20% ज्यादा मतदान हुआ। अब ये पूरी तरह साबित हो गया है कि मोदी सरकार के कश्मीर में विकास और शांति के प्रयासों ने लोगों का लोकतंत्र में भरोसा मजबूत किया है। ये उन लोगों को करारा जवाब है जो पूछते थे कि आर्टिकल 370 को रद्द करने के बाद कश्मीर में क्या बदला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि 1990 से पहले भी काफी वोट पड़ते थे। कि 1990 से पहले जो इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शनों में जिस तरह लोगों ने हिस्सा लिया वो क्यों था? क्योंकि 1990 से पहले तो 370 था, उस वक्त लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिस श्रीनगर की वो बात कर रहे हैं, इस बार 30% पड़ा होगा। उन दौरान जो है 70-80% से कम वोट पड़ते नहीं थे श्रीनगर से। वो क्यों पड़ते थे? हकीकत ये है कि उस वक्त 96 के साथ जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 5वें चरण में 60.09% वोट डाले गए। मतदान का फाइनल आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। 5वें चरण में 2 हाई प्रोफाइल सीटों अमेठी और रायबरेली के साथ 49 लोकसभा सीटों पर वोट डाल दिए गए। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रहे थे। ये सीटें 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में थी। शाम 8 बजे तक आए आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 73% मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में सबसे कम 49% लोगों ने मतदान किया। साल 2019 के चुनाव में 5वें चरण में 51 सीट पर 64.16% मतदान दर्ज किया गया था। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में पीएम मोदी ने कहा है कि 5वें चरण में इंडिया गठबंधन पूरे देश में परास्त हो चुका है। बंगाल में टीएमसी और पूरे देश में इंडी गठबंधन ये पहले पस्त थे। 5वें चरण में ये
परास्त हो चुके हैं। 4 जून को ये समाप्त होते दिखाई देंगे। इंडी गठबंधन के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी के हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। अपने ही सांसद को बीजेपी ने नोटिस क्यों भेजा, आइए जानते हैं। बीजेपी ने हजारीबाग से अपने सांसद जयंत सिन्हा को इस बार टिकट नहीं दिया था। बताया जा रहा है कि इससे नाराज होकर जयंत ने न तो नए उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और न ही चुनाव से संबंधित बैठकों में शामिल हुए। पार्टी का कहना है कि उन्होंने मतदान भी नहीं किया। इसी वजह से झारखंड बीजेपी ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 2 दिन के भीतर जवाब मांगा है। पार्टी का कहना है कि जयंत सिन्हा की वजह से पार्टी की छवि खराब हुई है। ओडिशा की पूरी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संबित पात्रा भगवान जगन्नाथ पर बयान देकर विवादों में घिर गए। उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी। भूल रे उल्टा कहीदेली मु कहीदेली कि जगन्नाथ मोदी को भक्त, यह बहुत बड़ भूल मु जानी। बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने अपने जिस बयान को लेकर सफाई दी है, पहले वो बयान सुनिए। मोदी को देखिबा पाई लक्षाधि लोक आछंती, मोदी को भक्त जगन्नाथ। संबित पात्रा के इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने जमकर हमला बोला, जिसके बाद उन्होंने सफाई दी। मु महाप्रभु को मुंडिया मारिकी महाप्रभु चरण तले क्षमा याचना करुची। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजेपी पर भगवान जगन्नाथ के अपमान का आरोप लगाया है। सीएम नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान है। महाप्रभु को एक इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। ऐसे बयानों से दुनिया भर के जगन्नाथ भक्तों और उड़िया लोगों की भावना और आस्था को ठेस पहुंची है। भगवान जगन्नाथ उड़िया अस्मिता के सबसे बड़े और महान प्रतीक हैं। मैं पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार की ओर से दिए गए बयान की कड़ी निंदा करता हूं। मैं बीजेपी से भगवान को किसी भी राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर रखने की अपील करता हूं। वहीं संबित पात्रा के बयान पर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है कि पाप की लंका का पतन नजदीक है। करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार मुट्ठी भर बीजेपी के लोगों को आखिर किसने दिया? ये अहंकार ही उनके विनाश का कारण बन रहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पात्रा के बयान पर हमला करते हुए कहा कि मैं बीजेपी के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि वो भगवान से भी ऊपर हैं। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। पीएम मोदी ने ओडिशा के ढेंकनाल में बीजेडी और सीएम नवीन पटनायक पर वार किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जगन्नाथ मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। 6 साल हो गए, रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। दिल्ली के संगम विहार में अमित शाह केजरीवाल पर बरसे। उन्होंने कहा, मैंने राजनीति में केजरीवाल जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा। मैंने राजनीति में केजरीवाल जी जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा है। वो नौकरी छोड़कर एनजीओ बनाए और शपथ ले लेकर बच्चों की कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति गंदी है। और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आप पार्टी बना दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। इतना गुस्सा है लोगों में बीजेपी के खिलाफ, इतना गुस्सा है लोगों के अंदर। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा,
कमाई बढ़ नहीं रही और हर चीज महंगी होती जा रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है। घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। भाई साहब इस बार लिखवा लो मेरे से, 4 जून को मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले में योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा पेपर लीक सरकार ने जानबूझकर कराए हैं। उनकी हर परीक्षा का पेपर रद्द हुआ, पेपर लीक हुआ, और ये पेपर लीक हुए नहीं है, सरकार ने जानबूझ करके कराए जिससे नौकरी न देनी पड़ जाए। नौजवान पूरी ईमानदारी से इनके खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है, और मैंने नौजवानों को हर सभा में कहा है कि आपके 10 साल नहीं खराब हुए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने खराब कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के महामंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में बाकी बचे 2 चरण के लिए चुनाव रणनीति पर चर्चा हुई। 5वें चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही 543 में से 428 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया, यानी अब केवल 115 सीटों के लिए मतदान बाकी है। बीजेपी ने बाकी बची सीटों पर चुनावी रणनीति बनाने के लिए बैठक की। बैठक दिल्ली में जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई, जिसमें पार्टी के महामंत्री शामिल हुए। बैठक में अब तक हुए मतदान के चरणों की समीक्षा की गई। इसके अलावा बाकी बचे 2 चरणों में प्रचार को लेकर चर्चा की गई। 6वां चरण 25 मई और 7वां चरण अंतिम चरण का मतदान 1 जून होगा, और 7वां यानी अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। पीएम मोदी पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता ने पीएम को सब कुछ दिया, लेकिन पीएम चुनाव के बाद बिहार की जनता को भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री केवल आते हैं, अपने लिए आते हैं, बिहार के लिए नहीं आते। बिहार ने तो सब कुछ दे दिया 10 सालों में। 14 में 31 सांसद दिया, 19 में 39 सांसद दिया, यहाँ 70 सरकार, वहाँ 10 साल से उनकी सरकार। लेकिन जिस हिसाब में बिहार के लोगों ने वोट दिया, क्या बिहार के लोगों को उनका अधिकार मिला? क्या बिहार के लोगों को सम्मान मिला? हर चुनाव में आते, चुनाव के बाद बिहार को भूल जाते। आज सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई है। ईडी ने इसका विरोध किया है। गिरफ्तारी के खिलाफ और अंतरिम जमानत के लिए हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में ईडी ने कहा है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अवैध तरीके से संपत्तियों के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल थे, जो कि अपराध आय है। ईडी ने चुनावों के दौरान प्रचार के लिए सोरेन की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ये ध्यान रखना जरूरी है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक अधिकार है, यहाँ तक कि ये कानूनी अधिकार भी नहीं है। और वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी ने बहस के दौरान दलील दी थी कि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो अगली सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आपको आरोपी बनाएगी, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। वहीं जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि घोटाले में सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उप मुख्यमंत्री होने के साथ ही पार्टी में सिसोदिया एक प्रमुख शख्स थे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया है। सीएम हाउस में मारपीट मामले में लग रहे तमाम आरोपों पर स्वाति मालीवाल ने आप नेताओं को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। विभव कुमार के खिलाफ शिकायत देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पर लगा दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति का कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। बता दें कि स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। वहीं स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया है।
सोमवार को विभव कुमार को दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने विभव कुमार के साथ क्राइम सीन रिक्रिएट किया और पूरी घटना को एक बार फिर समझने की कोशिश की। लंबे समय तक सीएम आवास पर रहने के बाद पुलिस टीम विभव कुमार को लेकर वापस लौटी। बता दें कि विभव कुमार को स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद विभव कुमार को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से विभव को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तराखंड की ऋषिकेश पुलिस ने एम्स की एमडी परीक्षा में नकल करा रहे 2 डॉक्टर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑल इंडिया स्तर पर एम्स की ओर से आयोजित एमडी परीक्षा में एग्जामिनेशन रूम से क्वेश्चन पेपर की फोटो खींचकर टेलीग्राम के माध्यम से सॉल्व करवाने के लिए पेपर और उसके जवाब भेजे जा रहे थे। नकल कराने के आरोप में एम्स ऋषिकेश के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। दोनों डॉक्टरों पर आरोप है कि एमडी की परीक्षा पास कराने के लिए 50 लाख रुपए भी लिए थे। उत्तराखंड पुलिस ने इन 2 डॉक्टरों के अलावा 3 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सूचना के आधार पर जिसमें ये जो हिमाचल प्रदेश में 3 कैंडिडेट थे जिनको टेलीग्राम के माध्यम से वहां से क्वेश्चन भेजे जा रहे थे और वो परीक्षार्थियों को यहाँ से सॉल्व करके भेज रहे थे। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली प्रचंड गर्मी की चपेट में है। मई के महीने में इस बार दिल्ली कुछ ज्यादा तप रही है। चिलचिलाती धूप लोगों का जीना मुहाल कर रही है। दिल्ली के नजफगढ़ का तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। एहतियातन मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। टूरिस्ट को आना है यहाँ तो बस विंटर में आए, समर में तो मत ही आना। इतनी गर्मी जोधपुर के अंदर भी नहीं है जितनी यहाँ पे लग रही है। वहीं भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा करने का निर्देश दिए। आगरा में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। ताजमहल में तपते संगमरमर पर पर्यटकों की हालत बिगड़ रही है। सुबह 8 बजे से ही सूरज तप रहा है। संगमरमर तप रहा है, जिसकी जलन से पर्यटक भी अछूते नहीं हैं। पर्यटक बेहोश हो रहे हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग उपचार दे रहा है। लगातार पर्यटकों के बेहोश होने की घटनाओं के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को संज्ञान में लिया है और क्यूआरटी टीम को ORS घोल प्रोवाइड कराए गए हैं ताकि बेहोश हो रहे पर्यटकों को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया जा सके। बता दें कि इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रही है। अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। और सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं बल्कि गर्मी का कहर पहाड़ों पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। सड़कों पर भीड़ कम दिख रही है। राजधानी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री को भी पार कर रहा है। सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। अब 2-3 साल से तो बिल्कुल ही नहीं ऐसा हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है। हम लोग तो हरिद्वार से लोग अप डाउन करते हैं, जिससे इतनी गर्मी सहन करनी पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल के कुछ जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते प्रशासन ने स्कूलों को टाइम बदलने का निर्देश दिया है। गर्मी के बढ़ते देश में कोयले का संकट हो सकता है। कई थर्मल पावर प्लांट्स की हालत क्रिटिकल है। कोयले के क्रिटिकल स्टॉक वाले थर्मल पावर प्लांट्स की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विदेश से कोयला मंगवाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 थर्मल पावर प्लांट्स में सिर्फ 1 से 6 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है। वहीं 147 पावर प्लांट में स्थिति ठीक है, वहां भी कोयले की कोई कमी नहीं है। कोयला संचालित तापघरों में कोयले की उपलब्धता अभी तक सामान्य है। गर्मी के दिनों में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। दिल्ली की बात करें तो बिजली की अधिकतम मांग ने इस महीने पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट को लेकर दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मसला क्या है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपमानजनक बताया है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर ने एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें नेतन्याहू और उनके विदेश मंत्री समेत हमास के कई नेताओं के खिलाफ वॉर क्राइम के तहत अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की है। इस पिटीशन पर 3 जजों का पैनल फैसला सुनाएगा। उधर नेतन्याहू ने इस मांग को बेतुका और बकवास बताया है। हमास ने भी इसकी निंदा की है। और बड़ी खबर है, ओडिशा में आज चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। संबलपुर और ढेंकनाल में होगी अमित शाह की जनसभा। केंदुझर और पुरी में भी रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह।
और बड़ी खबर है, बिहार में पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में पीएम की रैली, प्रयागराज में जनसभा को करेंगे संबोधित, वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही, आज भी पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में उनकी जनसभा है। साथ ही प्रयागराज में भी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। वाराणसी जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां भी कार्यक्रम है नारी शक्ति संवाद का। रईसी की मौत पर लेबनान सीरिया का ऐलान। लेबनान सीरिया में 3 दिन का शोक घोषित किया गया। ईरान में 5 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित।